अमेरिका जो कर रहा है ये तो सबको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सबको दिखाई पड़ने के बाद भी सब अमेरिका की धमकी सुनने को मानने को मजबूर क्यों होते दिखाई पड़ रहा है? चूंकि अब तो चीन को पहले उन्होंने धमकाया, चीन ने भी रंग बांधा, लेकिन वो टैरिफ वार वाला जो झगड़ा था वो शांत हो गया। चीन ने मान ली उनकी शर्त, दोनों में समझौता हो गया, टैरिफ भी तय हो गया। ये भी कह दिया कि भैया तुम हमारे यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे भेजो पढ़ाने के लिए, और तुम हमको रेयर मिनरल्स जो है वो भी देना शुरू कर दो। और चीन और अमेरिका जो कल तक दिख रहा था दो ध्रुव है, एक ध्रुव जैसे बन गए। और दूसरा ध्रुव जो है ईरान की तरह खड़ा हो रहा है। ईरान उठ रहा है और कह रहा है, आह्वान कर रहा है पूरी दुनिया को कि जो भी गुटनिरपेक्ष देश थे या हैं, जो भी मुस्लिम कंट्रीज है, सब आइए हमारे साथ और इसका बदला लीजिए। इस्लाम में तो ऐसे भी कहा जा रहा है कि भैया ये गजा पट्टी में जिस तरह से मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है बहुत खतरनाक है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज सब चुप क्यों बैठे हैं? बहुत तो अमेरिका के भी साथ खड़े। धन्यवाद अंजय जी। तो फिर कर क्या लेंगे आप? अगर आपकी निर्भरता इस कदर रहेगी, अगर आप अपने आप कुछ नहीं करेंगे, निर्भरता बढ़ती चली जाएगी, तो जो देश डिक्टेट करेगा आप उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। चीन क्यों नहीं डिक्टेट हो रहा है? चीन ने अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाई है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, तमाम मामलों में दुनिया के तमाम देशों की निर्भरता अपने ऊपर बढ़ा दी है। यह काम तो अन्य लोगों ने नहीं किया। मध्य पूर्व के देशों ने क्या किया? कितने उन्होंने तकनीकी प्रगति की। तेल के नाम पर पैसा मिलता रहा और अपने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत मानते रहे। आप इजराइल फिलिस्तीन के साथ, यासिर अराफात के दौर में फिलिस्तीन के साथ तमाम देश खड़े हुए, क्या हुआ? सवाल यह है कि आपको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी और हर क्षेत्र में बढ़ानी पड़ेगी। ईरान, ये जो पहले पश्चिमी देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण के नाम पर एक पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया, लोगों ने उसका साथ भी दिया, तमाम देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए। लेकिन जब ये स्थिति आ गई कि कोई भी मजबूत राष्ट्र किसी भी देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने पर आवादा हो गया, यूक्रेन और रूस का उदाहरण आपके सामने है, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रूस ने, तो फिर से वो परमाणु सशक्तिकरण की तरफ दुनिया बढ़ने लगी। ईरान की स्थिति वही है। अगर मध्य पूर्व के देशों के पास परमाणु ताकत होती तो क्या इजराइल का इसी तरह से अभियान चलता रहता? जो गाजा पट्टी में कर रहा है वो कर लेता। उसको पता है कि फिलिस्तीन कुछ नहीं कर सकता, और अरब मध्य पूर्व के देशों के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि उससे लड़ लेंगे। और उसके अब इजराइल के साथ पूरा का पूरा अमेरिका खड़ा है। जिस देश को जिन अपने यहाँ शरण दिया लोगों ने, अपने शरणार्थियों को वहां बसने की अनुमति दी, वह एक इजराइल के रूप में वो देश शरणार्थियों के मुद्दे स्थापित हो गया, और फिलिस्तीन अपने देश में शरणार्थी हो गए, भगा दिए गए। कुछ सीमित इलाकों में वो उनकी संख्या रह गई। ये कोई सभ्यता और संस्कृति के इस दौर में किसी को आप एकदम पानी, बिजली, खाना, दवाओं के लिए तरसा के मार डालेंगे? ये हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं इसको, पूरी दुनिया देख रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो कुछ इजराइल कर रहा है उसकी जानकारी अमेरिका को नहीं है। अमेरिका ने भी एक दिन पहले मध्य पूर्व के देशों से अपने राजनयिकों को हटने का निर्देश दिया, अपने नागरिकों को वहां से हटाने के निर्देश दिए। ये अचानक दे दिए। कोई वहां बाढ़ आ रही थी कि कोई भूकंप आ रहा था? ये पूरी तरह से अमेरिका की साजिश थी, अमेरिका की जानकारी में हुई है। और आज अमेरिका की स्थिति है कि अमेरिका इजराइल को छोड़ नहीं सकता। तमाम जो इजराइल के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं वो बड़े बड़े पदों पे वहां बैठे हुए हैं। अमेरिका में बड़ा समूह है जो अमेरिका के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है। सवाल यह है ना कि एक बेहतर देश बनाने के लिए जो बड़े देशों, संपन्न देशों के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अभियान शुरू किया, वो सब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आज रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, इजराइल, ईरान, इराक के बारे में क्या किया था अमेरिका ने? यही तो बात है ना कि केमिकल वेपन उनके पास है, उसको नष्ट कर देंगे, पूरे देश को तबाह कर दिया। और केमिकल वेपन कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं चला। और उस इराक को बचाने के लिए मध्य पूर्व के देश कुछ नहीं कर पाए। अभी ईरान के पहले इजराइल ने
लेबनान पे हमला किया, उनके कई ठिकानों पे हमले किए, क्या कर लिया? ईरान की स्थिति है कि ईरान के सेनाध्यक्ष को मार दिया उसके घर में। अब किस कदर घुसपैठ कर रखी है, ये सब घटनाएं इसका उदाहरण है। कोई नहीं बोल पा रहा है, और जो बोल नहीं पा रहे हैं केवल नैतिक समर्थन की बात कर रहे हैं। स्थिति यह है कि जो इस तरह के आक्रांता देश के रूप में स्थापित हो रहा है, जिसे इजराइल एक प्रमुख देशों में शामिल है, उसको रोकने के लिए निश्चित रूप से अमेरिका जैसे देशों की भूमिका हो सकती है, चीन जैसे देश की भूमिका हो सकती है, रूस जैसे देश की भूमिका हो सकती है, पश्चिमी देशों की भूमिका हो सकती है। वह मध्य पूर्व के देशों से कहने से मान जाएगा, मानना होता तो इतना लंबा संघर्ष रोज चलता। गाजा को बर्बाद कर दिया, गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया, गोलान हाइट्स को बर्बाद कर, क्या किस चीज पर कब्जा नहीं कर लिया? और आज स्थिति है कि अब देशों में, तमाम देशों में परमाणु हथियारों को लेकर के एक तरह का प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। लोगों को ये लगने लगा कि परमाणु शस्त्र संपन्न होने पर भी ही अपनी सुरक्षा बरकरार रख सकते हैं। ईरान के लिए बड़ा मुद्दा है। ईरान कई दशकों तक आर्थिक प्रतिबंधों को झेलता रहा है। उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए पश्चिमी देश उस पर दबाव बनाते रहे, लेकिन वो नहीं माने, वो अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ईरान पर ही हमला उसको रोकने के लिए, बावजूद इसके ईरान का रहा है कि हम एक पूर्ण युद्ध के लिए तैयार है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बड़ा सवाल। अगर वो इजराइल पे हमला करते हैं और इजराइल दोबारा हमला करता है तो क्या स्थिति बनेगी? ये और भयावह स्थिति होगी, और ये पूरी दुनिया के लिए भयावह स्थिति होगी। और ये जो बड़े देश हैं, इनको सोचना चाहिए कि अभी ये कनाडा में अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए बैठक करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ युद्ध में शामिल इजराइल को रोकने के लिए तैयार नहीं है। एक देश जो अपने आसपास के देशों की संप्रभुता की सीमाओं की के प्रति सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है, और आप अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कर रहे हैं। यह जो दोहरापन है, इस पे ये भी तो बड़ा सवाल होता है। जहां तक भारत का सवाल है, निश्चित रूप से ईरान भारत का एक प्रमुख सहयोगी देश है, और दोनों देशों के बीच निकटता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ, और 1950 में ही 3 साल के बाद भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय समझौते हुए, एक दूसरे के प्रति सहयोग और व्यापार का समझौता हो गया। इस देश का एक दो मुख्य प्रधानमंत्री हैं जो ईरान की यात्रा पे नहीं गए, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री शुरुआती दिनों के, और बीच में आप राजीव गांधी की बात कर सकते हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सब ईरान की यात्रा पे गए, और ईरान के साथ, ईरान के भी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हिंदुस्तान की यात्रा पे आते रहे। व्यापार की अगर आप बात करेंगे तो ईरान और माने भारत उन पहले 5 देशों में शामिल है जिससे ईरान के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे, उस स्तर का हमारा व्यापार भी उनके साथ है। और ईरान ने तमाम संकटों में भारत का साथ दिया, किसी भी स्थिति में भी वो भारत के साथ खड़ा दिखाई पड़ा। तो भारत के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह ईरान के साथ दिखाई पड़े, लेकिन इजराइल के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इजराइल के साथ भारत के संबंध इस तरह के कभी नहीं रहे। इजराइल के विपरीत भारत का जो विदेश नीति रही है वह फिलिस्तीनियों के साथ रही, यासिर अराफात का दौर आप याद कर लीजिए। लेकिन आज इजराइल की यात्रा पर भी मोदी जी गए, तमाम मंत्री लोग गए, कई देशों विभिन्न राज्यों के मंत्री लोग इजराइल में गए। इजराइल से इंटेलिजेंस को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के तमाम तरह के समझौते दोनों देशों के बीच में हो गए। तो स्थिति क्या होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अगर निजी तौर पे मैं कहूं तो मेरा मानना यह है कि भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। किसी भी आक्रांता देश के साथ खड़े होकर के जो आपकी सॉफ्ट पावर होती है वो कमजोर होती है। भारत आक्रांता देशों के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ा हुआ, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले देशों के साथ खड़ा हुआ, उन देशों के साथ खड़ा हुआ जो अपनी संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले देशों के खिलाफ रहा है। यह पहचान भारत को बनाए रखनी चाहिए, और इस संघर्ष में भी इसी पहचान के साथ उसको ईरान के साथ